क्या 26 साल की उम्र में सिस्टम बदलने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? इसी सवाल के साथ सामने आए सोनीपत के युवा नेता अभिनव शर्मा। परदादा, दादा और पूर्व पार्षद रहे स्वर्गीय पिता राजेश शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में कदमताल करने वाले अभिनव शर्मा अब सोनीपत की राजनीति में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। नगर निगम मेयर पद के टिकट के लिए दावेदारी ठोक चुके अभिनव शर्मा ने प्रशासन, विकास और अपने राजनीतिक सफर को लेकर कई बड़े सवालों के दिए बेबाक जवाब। आखिर क्या है उनका विजन और क्यों कहते हैं कि अब वक्त है बदलाव का? देखिए जगत महान न्यूज पर ये खास इंटरव्यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है सोनीपत में। सोनीपत में इसलिए भी पहुंची है क्योंकि सोनीपत नगर निगम चुनाव अपनी दहलीज पर हैं। चुनाव चर्चाओं के बीच से हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिनव शर्मा जी, जो कि मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारों में से एक हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभिनव शर्मा किस परिवार से आते हैं और ये किस प्रकार से अपनी दावेदारी जो है मेयर पद के लिए ठोक रहे हैं। अभिनव शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। जी अभिनव जी, आपकी उम्र में लोग जो है जॉब में, अच्छी जॉब में जाना पसंद करते हैं, अच्छा व्यापार करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने राजनीति को चुना। क्या इसके पीछे आपके परिवार की भूमिका रही है या कुछ और? देखिए, मेरे जो पर बाबा थे, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो पंडित रामकृष्ण शर्मा जी थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी के साथ कदम से कदम चले। और मेरे पिताजी सोनीपत कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बारी पार्षद रहे और खूब जन सेवा के काम उन्होंने अपने जीवन काल में करे। तो ज़रूर मेरे को उनसे एक परिवार से अपने से प्रेरणा मिली। मेरे नाना जी पंडित ऋषि प्रकाश शर्मा IPS थे। उन्होंने एक चुनाव भी स्मालका से लड़ा। एक उन्होंने सामाजिक मंच भी बनाया जिसके माध्यम से वो लोगों के लिए काम करते थे, जनसेवा का काम करते थे। लेकिन अब जो आप चर्चे और पर्चे दोनों में ही चर्चाओं में हो, तो उस में जो है जिस प्रकार से मेयर पद की आपने दावेदारी ठोकी है, तो सोनीपत में आपको क्या लगा कि मुझे मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? क्या समस्याएं आपके दिलो दिमाग पे छाई जिसके कारण आप जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो? देखिए, सोनीपत मेरा घर है, सोनीपत के लोग मेरा परिवार है। और जब मैं सोनीपत को देखता हूँ तो मुझे बेहद दुख होता है यहाँ की स्थिति देखकर। आज 2026 आ गया है। आज हम AI टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बातें करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन जब मैंने सोनीपत के धरातल पर आकर देखा कि पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मुहैया नहीं है। अभी हमने थोड़े दिन पहले 15 तारीख को हमने बाल्टी यात्रा निकाली सोनीपत के लोगों के साथ। नगर निगम तक हमने पैदल मार्च करा बाल्टियाँ लेके। अगर हम इस चीज़ को देखें तो वैसे ही कितनी दुख की बात है कि आज जब 21वीं सदी के अंदर हम चांद तक पहुंच गए हैं, दूर दूर की चीज़ें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो पानी, पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा की आवाज़ हमें उठानी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने देखा, शहर की हालत देखी, चाहे आप साफ़ सफाई की बात कर लीजिए, CCTV की हालत की बात कर लीजिए, जल भराव की बात कर लीजिए। अभी हम शनि मंदिर अंडरपास के पास बैठे हैं, थोड़ी सी 1 घंटा बारिश होती नहीं, शहर 2 भागों के अंदर बढ़ जाता है। इधर के लोग इधर रह जाते हैं, उधर के लोग उधर रह जाते हैं। कोई बच्चा हो, कोई कर्मचारी हो, कोई मरीज हो, क्या करे वो, आप बताइए। अब ये तो एक शनि मंदिर अंडरपास है। आप ककरोई रोड की बात कर लीजिए, बालगढ़ रोड की बात कर लीजिए, कोई सी सोनीपत की कॉलोनी उठा के देख लीजिए, सड़कें सारी कॉलोनियों की टूटी हुई हैं। ये भाजपा रिबन काटने में तो भाजपा के नेता सबसे आगे हैं। रिबन तो ये काटते हैं 4, लेकिन काम जो होता है वो अधूरा का अधूरा ही रहता है। गलियों नारियल भी तोड़ते हैं। इन्होंने तो नारियल वालों का काम चला रखा है भाई, रिबन वालों का और नारियल वालों का। लेकिन जो लोग वहाँ पे धरातल पे रहते हैं उनसे आप जाके पूछिए। अभी बत्रा कॉलोनी के अंदर मैं थोड़े दिन पहले गया, मैंने एक वीडियो भी बना के डाली अपने सोशल मीडिया पर, और उसमें आप देखिए सारी कॉलोनी उधड़ी हुई है। आज जब ये बारिश हुई है तो आप सोच लीजिए वहाँ की क्या हालत होगी। और ये सिर्फ कोई एक कॉलोनी की बात नहीं है, चाहे हम तमाम कॉलोनियों को उठा के देख लें, चाहे तमाम हम सेक्टरों को उठा के देख लें, शहर की मुख्य सड़कों की बात कर लें, हम सफाई का मुद्दा आप देखिए। सफाई का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सफाई को हम देखते हैं कितनी गंदगी हमारे शहर के अंदर है। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि जो सर्वेक्षण में जो है सोनीपत दूसरे नंबर पे आया था वो गलत था सफाई के मामले? भाई जाहिर सी बात है, ये तो
मतलब कौन सा सर्वेक्षण ये कर रहे हैं और कौन से 9वें आसमान पे से सर्वेक्षण कर रहे हैं। मैंने कहूँगा जरा ज़मीन पे उतर के देखिए भैया, मैं ले चलता हूँ, जरा मेरे पास आ जाएं, मेरे को फ़ोन करके बुला लें, मैं 5 जगहें दिखा दूंगा इनको। शहर के अंदर कितनी गंदगी है, कोई किसी से छुपी बात थोड़ी ना। लेकिन आप एक बात बताइए कि पिछली बार जो मेयर बनाया था वो भी तो कांग्रेस का ही बनाया था, जनता ने तो आप लोगों पे ही भरोसा किया था, लेकिन वो फिर बीजेपी में चले गए, तो अब आप लोगों पे कैसे भरोसा करें जनता? देखिए जी, मैं और किसी के बारे में तो कोई कहता नहीं, कोई कहाँ चला गया क्या नहीं चला गया, वो उनका मन है, उनकी इच्छा है। लेकिन मैं चौथी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। ये चीज़ कोई, मैं आज यहाँ पे नहीं आ गया, कोई कल मैं यहाँ से चला नहीं जाऊँगा। हमारा 100 साल से ज़्यादा का परिवार का इतिहास सोनीपत के अंदर है, चाहे मेरे पिताजी की तरफ से हो, चाहे मेरे माताजी की तरफ से हो। मेरी माताजी की तरफ से जटवाड़ा हमारा पैतृक गाँव है, मैं खुद कोट मोहल्ले के अंदर जमालपुरा में रहता था। और हम ये चीज़ कोई आज से नहीं करें, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, लोगों के काम करवाने के लिए हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों से खड़े हैं, और आगे भी हमारी जो परंपरा है इसको हम आगे कायम रखेंगे। जी, बीजेपी तो दरअसल क्या है, अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार के दौरान 5 पांडव द्वार भी अभी तक नहीं बनवा पाई है, जबकि शहर के अंदर अगर हम देखें तो कालूपुर की तरफ जाने वाला पुल जो है एक तरफ से बंद रहता है ज़्यादातर। और अगर हम बात करें हिंदू कॉलेज के पास के पुल की, तो वो इतना सकरा है कि वहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। तीसरा आपने बता ही दिया है कि शनि मंदिर पुल के नीचे जो अंडरपास है वो थोड़ी सी बरसात होते ही जल भराव हो जाता है। इतनी जटिल समस्याएं हैं। महानगर जो है सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन घोषित किया गया, निगम सोनीपत को बनाया गया, हजारों करोड़ की ग्रांट है, लेकिन उसके बावजूद जब ट्रिपल इंजन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम में और इनमें सबसे बड़ा फ़र्क तो यह है कि इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार ज़रूर है, लेकिन वो ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी पिछले 12 सालों से स्टेशन पर ही खड़ी हुई है, वो कहीं चल के जा नहीं रही है, कोई विकास नहीं कर रही है। आपने अब ये रोड की बात करी है, पुलों की बात करी, वो एक तरफ से रोड बंद रहती है। हिंदू कॉलेज वाले आपने पुल की बात करी, कितनी वहाँ पे जाम की समस्या आप देखिए, कितना लोग इन चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि करोड़ों रुपए के टेंडर, चाहे अब आप हम स्ट्रीट लाइट का टेंडर उठा के देख लीजिए, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ स्ट्रीट लाइट का, लेकिन आज हमें स्ट्रीट लाइट कहाँ पे जलती हुई दिखती है, कितनी जगहों पे दिखती है, तो हमें दिखता ही है डेली। तिरंगा लाइटों का टेंडर दिवाली के पास आया, करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ, आज कितनी तिरंगा लाइट दिखती है आप बता दीजिए। देखिए, स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है वो कोई सिर्फ ये नहीं है कि भाई स्ट्रीट लाइट लगी कि नहीं लगी, कोई पशु हो, कोई आदमी जा रहा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई आदमी अपनी बाइक पे हो, ये किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है स्ट्रीट लाइट के ना होने की वजह से। और ये अब इतना भ्रष्टाचार निगम के अंदर भर गया है, इतना भ्रष्टाचार इन नेताओं के अंदर भर गया है कि ये कुछ असली में कोई विकास कार्य कराने का काम कर ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ कागजों पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कागजों पे सोनीपत एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन असली में जो धरातल की यहाँ पे सच्चाई ये है कि ना कोई यहाँ पे विकास कार्य होते हैं, ना कुछ होते हैं। भाई तुम गेट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप पांडवों के गेट बना रहे हैं, हमारे सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, बहुत सुंदर हमारे शहर का इतिहास है, बहुत अच्छी बात है आप बना रहे हो। लेकिन भाई जो आदमी फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान होकर वह लाइनों में खड़ा हुआ है, जो अपना दिहाड़ी कमाता है, वो वहां पे छोड़ के उन मुद्दों के ऊपर परेशान है। लोगों के नलकों में से सीवर का पानी आ रहा है, जल भराव की वजह से लोग कहीं पे यातायात नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी तो आप कुछ करोगे। गर्मी में पीने का पानी नहीं, बरसात में सीवरेज से पानी निकलता नहीं, तो कैसे, मतलब इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। अगर आपको 5 साल के लिए, चलो ये पार्टी आपको मौका दे दे और आप बन भी जाएंगे, तो हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, हम युवा हैं, आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। आज हम चाहे, जब हम पानी की समस्या की बात करते हैं, आज सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो है, उनकी ये हरियाणा को लेके न्यूज़ है कि जो यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, ये उनकी टर्म रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्या, क्यों हम जो अंडर वाटर की जो फैसिलिटेशन की टेक्निक्स हैं वो नहीं लेके आते? क्यों हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, लोगों को वो करने के लिए सरकार प्रोत्साहन नहीं करती? कितनी टेक्निक्स हैं। आप ड्रेनेज पाइप्स एक तरीके के लगाइए, आप जो पानी के आने वाली पाइप है उनको एक, अगर मान लीजिए उनका जो एक साइज़ ठीक होना चाहिए, वो आप क्यों नहीं लगाते हैं? तो तमाम चीज़ें जिनकी तरफ से चाहे कोई भी समस्या हो उसका हल है। आज पंपिंग सेक्शन की ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जो यहाँ पे ये अपना, जैसे आप शनि मंदिर अंडरपास को देख लीजिए, यहाँ पे अगर पानी भरा होता है वो आधे घंटे के अंदर उसको पंप आउट कर देते हैं पानी को, और उस पानी का जो इस्तेमाल होता है वो किसी और जगह पे हो सकता है। लेकिन एक इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हो, जो फैमिली आईडी की समस्याएं हैं या प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं हैं, उन पे लगातार आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि आपको अगर मौका मिल जाए तो आते ही आप ठीक कर दोगे? बिल्कुल ठीक कर देंगे।
ये कोई जितनी बड़ी इन्होंने समस्याओं को बना रखा है, ये कोई समस्याएं इतनी बड़ी असली में हैं थोड़ा, बस इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। मतलब अनुभव की कमी बता रहे हैं आप, जो ये अपने आप को अनुभवी नेता बताते हैं, जो मेयर भी बने हैं यहाँ से और आज विधायक भी बने हैं। देखिए, मैं किसी को अनुभव या अनुभवहीन नहीं कह रहा, मैं तो इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। इन लोगों के अंदर काम कराने की इच्छा शक्ति नहीं है। इन लोगों के जो खुद के जो स्वार्थ हैं वो जन सेवा का काम करने से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये अपने कामों में ध्यान देते हैं और जन सेवा के लिए ये कोई प्रोत्साहन ही नहीं है, कोई इनके अंदर मैं कहूँगा एक तरीके से कोई इच्छा शक्ति नहीं है किसी के लिए कुछ करने के लिए। जी, चुने जाने से पहले जो है सभी लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आपकी तरह बहुत अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन जब चुने जाते हैं तो कई बार मटमैले कपड़ों में अगर कोई नागरिक आ भी गया तो उसे मिलने में कतराते हैं। तो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ अपने परिवार का नाम तो मेरा है ही, लेकिन मैं सिर्फ उसके माध्यम से आगे नहीं बैठा। वो तो मेरे लिए मेरा लाइफ में सबसे बड़ा मेडल मैं कहूँगा है कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ। मैंने 4,500 किलोमीटर श्री राहुल गांधी जी के साथ, जो हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक तपस्या करने का काम करा है, पैदल मार्च करा है। 6 महीना मैं पैदल चला हूँ, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए मैं चला हूँ। तो हमारे अंदर जो एक जन सेवा का भाव है, एक जो हमारे मन के अंदर की इच्छा शक्ति है, वो सिर्फ कोई चुनाव तक नहीं है। चुनाव में तो भाई किसको टिकट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी ये तो सब भाग के ऊपर होता है। लड़ाई हमारी टिकट की नहीं है, लड़ाई हमारी लोगों की आवाज़ उठाने की है। चाहे हमें मौका मिले ना मिले, टिकट मिले ना मिले, हम लोगों की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने दावेदारी ठोकी है, तो क्या आपको लगता है कि जो ये लोग 8-10 लोगों ने और लोगों ने भी जो है अप्लाई किया है, उनमें से आपको मौका पार्टी देगी? देखिए, तो ये तो पार्टी के ऊपर है। हमारी पार्टी के ऊपर तो पूरा भरोसा है हमें, और जितना मैं तो कहता हूँ जो बाकी के जो 10 उम्मीदवार हैं जिन्होंने भरा है, उन्हें भी उतना ही भरोसा होना चाहिए जितना भरोसा मेरे को है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, लड़ाई टिकट की नहीं है, टिकट की बात नहीं है, लड़ाई कांग्रेस को विजयी बनाने की है। क्योंकि आज भाजपा ने, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, अपना बिजनेसमैन हो, कोई भी लोग हो, किसान हो, उनको आज इन्होंने इतना त्रस्त कर दिया है कि हर एक आदमी इनसे परेशान है, हर एक आदमी इनकी जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। ये विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत तो हुआ नहीं है, तो हमारी आंखों के आगे है, लेकिन उन्होंने युवाओं के मन को विचलित और हमारे शहरों को विकृत करने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से, चलिए, वो तो एक देश की बात तो बड़ी जो चुनाव होंगे उनमें चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सोनीपत पे ही आते हैं। अगर सोनीपत की बात करें, अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है, तो आपका क्या विजन रहेगा, क्या करना चाहेंगे आप सोनीपत? देखिए, मेरे को लगता है सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सोनीपत के मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए। यहाँ पे जब ये लोग आके निगम के चुनाव में वोट मांगते हैं तो ये 370 की बात करते हैं, गलियों की बात नहीं करते। और हमारा विजन शहर को लेके ये है कि सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया हो। साफ पीने का पानी मिले, घरेलू सुविधाओं के लिए लोगों को पानी मिले, जल भराव से लोगों को मुक्ति मिले। लॉ एंड ऑर्डर एक इतना बड़ा सिचुएशन है जहाँ पे हम सोनीपत में रहते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है। सीसीटीवी कैमरास का करोड़ों रुपए का टेंडर होता है। आज कौन सा सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? कल मैंने आपकी न्यूज़ के माध्यम से ही देखा, बस अड्डे और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे संदिग्ध सीसीटीवी कैमरा लगे हुए मिले। कोई भी वारदात होती है, कुछ भी होता है, आप करोड़ों रुपए का टेंडर निकालते हो, भैया आप सीसीटीवी कैमरा तो लगाओ। तो तमाम ऐसी सुविधाएं चीज़ें हैं। अब जैसे ये अपना जैसे फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की हमने बात करी, ये सरल सुविधाएं होनी चाहिए। ये लोगों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। तो हम मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम करेंगे, शहर के विकास के ऊपर काम करेंगे, और लोगों को जो हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं उससे भी अच्छा हम काम करके दिखाएंगे। जी, आज आखिर में एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि चुनाव की तारीखें खैर अभी घोषित नहीं हुई हैं, हो जाएंगी, लेकिन आप सोनीपत की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस को वोट दे? देखिए, मैं तो सोनीपत की जनता को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम ये जो भाजपा जो हमारे भाईचारे के अंदर जहर घोलती है, ये जो शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, तो हम इस बारी शिक्षा, रोजगार, शहर का विकास, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर हम वोट दें। 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाए रखें, प्यार से, मोहब्बत से विकास के ऊपर हम वोट दें, और आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर हम कांग्रेस को विजयी बनाएं। तो
तो दर्शकों, आपने देखा ये थे अभिनव राजेश शर्मा। राजेश शर्मा का नाम इसलिए जुड़ा है कि वो बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी थे और वो 3 बार जो है पार्षद रहे, 2 बार वो निर्विरोध जो है वो पार्षद बने और उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गली का नाम भी नामकरण किया गया है। वो बेहतरीन व्यक्तित्व थे, लेकिन समय से पहले चले जाने के बाद आज उनकी कमी को पूरा करने के लिए अभिनव शर्मा जो है वो सोनीपत में राजनीतिक रूप से मैदान में उतरे हैं। ये तो आखिरकार पार्टी के निर्णय पर पता चलेगा कि किसे टिकट मिलती है और कौन चुनाव में उतरता है, लेकिन इस युवा की सोच बहुत बेहतरीन है। ये क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। इस इंटरव्यू के बाद हमें पता चला कि आज जो है यहाँ पर सोनीपत नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर आज़ादी के बाद मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी मतलब नहीं है लोगों के लिए। तो ये एक सवालिया निशान जो है प्रशासन पर और सरकार पर भी खड़ा होता है। आने वाले समय में देखते हैं क्या अभिनव शर्मा को जो है टिकट मिलता है, और अगर ये जीतते हैं तो फिर इनसे बात करेंगे कि जो ये मुद्दे उठाकर चल रहे हैं क्या उन पर ये खरा उतर रहे हैं, या देखते हैं आगे क्या होता है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।